हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर में बीएसएफ के क्षेत्राधिकार के विस्तार और वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बीएसएफ के क्षेत्राधिकार के विस्तार के बारे में बात करेंगे। हाल ही में गृह मंत्रालय ने असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर तक जब्ती, तलाशी और गिरफ्तारी हेतु सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के क्षेत्राधिकार के विस्तार करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना बीएसएफ अधिनियम 1968 के तहत वर्ष 2014 के एक आदेश को प्रतिस्थापित करेगी, जिसमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय को भी शामिल किया गया था। इसमें विशेष रूप से दो नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी उल्लेख है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल नशीले पदार्थों की तस्करी, अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी, विदेशियों का अवैध प्रवेश और किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध जैसे मामलों में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा किसी सस्पेक्ट को हिरासत में लेने या निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर एक खेप जब्त किए जाने के बाद बीएसएफ केवल प्रारंभिक पूछताछ कर सकती है। इसके साथ साथ 24 घंटे के भीतर सस्पेक्ट को स्थानीय पुलिस को सौंपना आवश्यक है। इसके अलावा सस्पेक्ट पर मुकदमा चलाने का अधिकार बीएसएफ के पास नहीं है। नेक्स्ट हम बीएसएफ के क्षेत्राधिकार के विस्तार से संबंधित मुद्दों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले सार्वजनिक व्यवस्था बनाम राज्य की सुरक्षा। सार्वजनिक व्यवस्था, जो कि सार्वजनिक शांति और सुरक्षा का प्रतीक है, को बनाए रखना मुख्य रूप से स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और यह राज्य सूची के अंतर्गत आती है। हालांकि जब कोई गंभीर सार्वजनिक अव्यवस्था जो राज्य या देश की सुरक्षा या रक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करती है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी चिंता का विषय बन जाता है और यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। इसके अलावा संघवाद की भावना को कमजोर करना, राज्य सरकार की सहमति प्राप्त किए बिना जारी यह अधिसूचना राज्य की शक्तियों पर अतिक्रमण करने के समान है और पंजाब सरकार का मानना है कि यह अधिसूचना सुरक्षा या विकास की आड़ में स्टेट गवर्नमेंट की शक्तियों पर केंद्र सरकार का अतिक्रमण है। इसके अलावा यह अधिसूचना बीएसएफ के कामकाज पर प्रभाव डालेगी। भीतरी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना बीएसएफ के दायरे में नहीं आता है। बीएसएफ प्राथमिक दायित्व अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करना है और ऐसे में यह अधिसूचना प्राथमिक दायित्व के निर्वहन को लेकर बीएसएफ की क्षमता को कमजोर करेगी। इसके साथ साथ राज्यों में सशस्त्र बलों की तैनाती पर संवैधानिक दृष्टिकोण, केंद्र अनुच्छेद 355 के तहत राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने के लिए अपने बलों को तैनात कर सकता है, तब भी जब संबंधित राज्य केंद्र से सहायता की मांग नहीं करता है। संघ के सशस्त्र बलों की तैनाती के संदर्भ में किसी राज्य के विरोध के मामले में केंद्र द्वारा पहले संबंधित राज्य को अनुच्छेद 355 के तहत निर्देश जारी किया जाता है। केंद्र सरकार के निर्देश का पालन न करने की स्थिति में केंद्र अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के तहत कार्रवाई कर सकता है। नेक्स्ट हम सीमा सुरक्षा बल के बारे में बात करेंगे। सीमा सुरक्षा बल की बात करें तो गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और इसका फॉर्मेशन 1 दिसंबर 1965 को हुआ। इसके साथ साथ इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो करंट में डायरेक्टर जनरल हैं वो पंकज कुमार सिंह हैं। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल के मोटो की बात करें तो जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका मोटो है। नेक्स्ट हम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बारे में बात करेंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस की बात करें तो इसके अंतर्गत असम राइफल, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी और एसएसबी आते हैं। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल की बात करें तो यह भारतीय सेना के साथ भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एलओसी और नक्सल विरोध अभियान में तैनात होती है। इसमें एक एयर विंग, मरीन विंग, एक आर्टिलरी रेजिमेंट और कमांडो यूनिट है। इसके साथ साथ बीएसएफ अरब सागर में सर क्रीक और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा जैसी भौगोलिक स्थिति में सुरक्षा प्रदान करती है और कानून
व्यवस्था बनाए रखने, शांतिपूर्ण चुनाव कराने में, राज्य प्रशासन की मदद करने में बीएसएफ की अहम भूमिका रहती है। इसके अलावा बीएसएफ प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सुरक्षा प्रदान करती है, जिसकी वजह से मानव जीवन को बचाया जा सके। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल हर साल अपनी प्रशिक्षित जनशक्ति का एक बड़ा दल भेजकर संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को समर्पित सेवा में योगदान देता है। इसे भारतीय क्षेत्र की रक्षा की पहली पंक्ति कहा गया है। नेक्स्ट हम वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 के बारे में बात करेंगे। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत को 116 देशों में से 101वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि वर्ष 2020 में भारत 94वें स्थान पे था। इसके अलावा वैश्विक भुखमरी सूचकांक की वार्षिक रिपोर्ट की बात करें तो इसकी वार्षिक रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हैंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है और इसकी शुरुआत 2006 में हुई। इसके साथ साथ इसे हर साल अक्टूबर के माह में जारी किया जाता है और 2021 का जो संस्करण था वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का 16वां संस्करण है। इसके अलावा इसके उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापना और ट्रैक करना ग्लोबल हंगर इंडेक्स का उद्देश्य है। नेक्स्ट हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना के बारे में बात करेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना की बात करें तो इसकी गणना 4 संकेतकों के आधार पर की जाती है, जिसमें सबसे पहले अल्पपोषण। अल्पपोषण की बात करें तो इसमें अपर्याप्त कैलोरी सेवन करने वाली जनसंख्या को लिया जाता है। इसके साथ साथ चाइल्ड वेस्टिंग के अंतर्गत 5 साल से कम उम्र के वही बच्चे आते हैं जिनका जो वेट होता है वो उनकी हाइट के हिसाब से कम होता है और यह तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। इसके अलावा चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें तो इसमें 5 साल से कम उम्र के वही बच्चे आते हैं जिनका जो वेट होता है वे उनकी उम्र के हिसाब से कम होता है और यह कुपोषण को दर्शाता है। इसके साथ साथ गणना का चौथे घटक की बात करें तो बाल मृत्यु दर, 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चों की मृत्यु हुई है उसे भी इसके गणना के अंतर्गत लिया जाता है। नेक्स्ट हम इसकी स्कोरिंग के बारे में बात करेंगे। 4 संकेतकों के मूल्यों के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 100 बिंदु पैमानों पर भूख का निर्धारण करता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर होता है जबकि 100 को सबसे खराब स्कोर माना जाता है। नेक्स्ट हम डेटा कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके डेटा की बात करें तो जो अल्पपोषण का डेटा होता है वह खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है, जबकि बाल मृत्यु दर के डेटा की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा बच्चों की वेस्टिंग और स्टंटिंग की बात करें तो यह डेटा होता है वह यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के संयुक्त डेटाबेस से लिया जाता है। नेक्स्ट हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के परिदृश्य के बारे में बात करेंगे। वर्ष 2000 के बाद से भारत ने इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है, लेकिन अभी भी बाल पोषण चिंता का मुख्य क्षेत्र से बना हुआ है। वर्ष 2000 में भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर है वो 27.5 था, जबकि वर्ष 2021 में यह बढ़कर 38.8 हो गया है। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स का यह स्कोर गंभीर स्तर का माना जाता है। इसके अलावा जनसंख्या में कुपोषितों का अनुपात और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर अभी भी अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर है। भारत में चाइल्ड स्टंटिंग में उल्लेखनीय कमी देखने को मिली है। 1998-99 के स्तर में 54.2% से घटकर 2016-18 में यह 34.7% हो गई थी। इसके साथ साथ भारत के ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर में चाइल्ड वेस्टिंग का स्तर 17.3% था, जो अन्य देशों की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ है। भारत का यह स्कोर वर्ष 1998-99 में 17.1% की तुलना में थोड़ा अधिक है। नेक्स्ट हम भारत के द्वारा इसके लिए उठाए गए स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले ईट राइट इंडिया मूवमेंट
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को उचित खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करने के लिए प्रेरित किए जाने हेतु आयोजित एक आउटरीच गतिविधि है। इसके अलावा पोषण मिशन, इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया। इसका लक्ष्य स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया, छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच को कम करना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है और यह 1 जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है। इसके अलावा फूड फोर्टिफिकेशन या फूड इनरिचमेंट प्रमुख विटामिन खनिज जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए और डी को चावल, दूध और नमक आदि प्रमुख खाद्य पदार्थों में शामिल करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, यह कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% हिस्से को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष, यह 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 12 वैक्सीन निवारक रोगों के खिलाफ टीकाकरण के लिए लक्षित करता है। इसके अलावा एकीकृत बाल विकास सेवा योजना 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत 6 सेवाओं पूरक पोषण, पूर्व विद्यालयी गैर औपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवा का पैकेज 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं को उपलब्ध कराया जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।